नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, समय समय की बात है, जो कल रंग थे वो आज दाग हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। एग्जाम में ना एक या दो क्वेश्चन, मतलब कई एग्जामों में 3 से 4 क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बने हैं बच्चों। इस लेवल की हमें ना HSSC लेवल की अच्छे से इकोनॉमिक्स करेंगे बच्चों। इकोनॉमिक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले मैं सारा का सारा डिटेल में बताऊंगा। पहले पता होना चाहिए बच्चों, भारत में है ना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, या भारत में ना कौन सी अर्थशास्त्र क्या होती है बच्चों। अर्थशास्त्र में सारा रिलेटेड, आज सारी की साजे मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बच्चों चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी, जैसे कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। सभी की सभी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चों। मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी इकोनॉमिक्स है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बच्चों अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड होता है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है। किसी भी देश की आर्थिक चीजों का अध्ययन करना ही ना इकोनॉमिक्स कहलाता है। सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है बच्चों जिसमें आय और व्यय के साधन, आय और व्यय के साधन किसी एक के हाथ में ना हो। ना तो आय व्यय के साधन सरकार के हाथ में हो और ना निजी क्षेत्र के हाथ में हो। वो अर्थव्यवस्था कौन सी पाई जाती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहां आय और व्यय के साधन पर ना तो सरकार का अस्तित्व हो, जैसे हमारे यहाँ बच्चों टाटा जैसी कंपनियां भी है प्राइवेट, BSNL जैसी भी सरकारी कंपनियां हैं। यानी आय और व्यय के साधन बच्चों कि ना तो गवर्नमेंट के पास है और ना टोटली निजी क्षेत्रों के पास होते। यही क्वेश्चन आया था भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्र, जिसका अर्थ है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र है ना मिलकर काम करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र है ना, इसमें क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र है ना आपस में मिक्स में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। यानी बच्चों ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र क्या है, ये अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र या इसी को बच्चों अर्थव्यवस्था बोल दिया जाता है। अर्थव्यवस्था ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चों अध्ययन किया जाता है, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहाँ से हमें प्रोडक्शन करनी है। इसमें बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि उसमें उत्पादन उपभोग और वितरण का उत्पादन उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन कैसे करनी है, ठीक है, कैसे हमें कोई चीज को प्रोडक्शन करना है, और वितरण यानी लोगों तक कैसे पहुंचानी है, कितनी कॉस्ट लगेगी और लोगों को उपभोग में कैसे काम आएगी। तो इकोनॉमिक्स इतना याद कर लेना, यह किसकी शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उपभोग का, उत्पादन का और वितरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों इकोनॉमिक्स है ना, ये मतलब क्या है बच्चों, ये क्या है, एक ऐसी आर्थिक मतलब देश की आर्थिक गतिविधियां इसमें आती है। अब बच्चों कई बार ना जब हम सोचते हैं क्या इसमें मतलब देश की हमने आय और व्यय का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, तो कई ऐसे सवाल उठे क्या हम घर की भी आय और व्यय का अध्ययन करते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स में होगा। तो इसके लिए बच्चों इकोनॉमिक्स को आगे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो होती है बड़े लेवल की और माइक्रो होती है छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स होती है सारे। और बच्चों एक बार क्वेश्चन ये बना था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का
जनक किसे कहा जाता है बच्चों? एडम स्मिथ को कहा जाता है। रट लेना, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? जनक है ना एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और बच्चों इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। और इसीलिए बच्चों इनको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का जनक। बहुत बार पूछा गया है इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक भी आई थी बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशन। और बच्चों ये 1723 से 1790 तक रहे थे। 1723 से लेकर 1790 तक कौन रहे थे? एडम स्मिथ। और अपने जीवन के अंतिम पार्ट में ना 1776 में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। इसके कारण इन्हें इकोनॉमिक्स का क्या माना जाता है? जनक। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अर्थशास्त्र पुस्तक तो ना वो चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक, वो गलत नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक बच्चों चाणक्य जी ने लिखी थी, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना गया था और जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया था। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया था। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। और बच्चों वो याद रख लेना, ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य जी रहा करते थे। तो बच्चों वो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी ना, उसका विषय है ना, मतलब बच्चों इकोनॉमिक्स नहीं था, उसका विषय था बच्चों राजनीतिक विज्ञान। क्या होता था? राजनीतिक विज्ञान होता था कि राजा को राजनीति कैसे करनी है। और इसमें बच्चों जो लोगों के बारे में, लोक सेवा के बारे में भी इसमें लिखा गया कि राजा है ना प्रजा को किस प्रकार से सहायता करेगा। तो बच्चों वो अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, नाम जरूर उसका अर्थशास्त्र था, लेकिन उसका विषय पूछा जाता है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र का विषय क्या होता था बच्चों? तो चाणक्य की अर्थशास्त्र का विषय होता था राजनीतिक विज्ञान की, राजा को शासन कैसे करना है। लेकिन रियल में ना इकोनॉमिक्स के जनक किसे माना गया है? एडम स्मिथ को कहा गया है, जो इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी होती थी? एडम स्मिथ की होती थी। ये याद कर लेना बच्चों। और इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, यहाँ से भी और भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से मैंने बनते हुए देखे। आज बच्चों सारे के सारे है ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार ना अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, उन सारे क्वेश्चन आज मैं उठाकर लाया हूँ। अब बच्चों क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स है ना कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। दोनों में अंतर समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो और माइक्रो में क्या होता है बच्चों? अर्थशास्त्र में जब कहा जाता है ना, अर्थशास्त्र में क्या बात कही जाती है? अर्थशास्त्र में जब यही बात कही जाती है कि इसमें दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लोगे ना बच्चों, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्रो क्या होता है कि मैक्रो होता है जब जिस इकोनॉमिक्स में हम है ना किसी देश की जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं वो मैक्रो में आएगी, या किसी राज्य की गतिविधियों का अध्ययन करें वो किस इकोनॉमिक्स में आएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। जब हम ना इकोनॉमिक्स में बच्चों किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं ना, आय और व्यय का अध्ययन करते हैं, यानी बड़े लेवल पर, जब बच्चों के बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है ना, वो पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जब हम किसी घर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं या किसी छोटी कंपनी की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो किस इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। दोनों याद कर लेना, इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होंगे, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। मैक्रो होगी बड़े लेवल की, क्योंकि बच्चों जब इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया कि इसमें है ना किसी देश की आर्थिक गतिविधियों यानी पैसे से संबंधित लेन देन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उसमें क्या है बच्चों, उसको अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें मतलब किसी परिवार की इकोनॉमी का भी वर्णन होता है। तो परिवार तो एक छोटे लेवल का है, तो जो छोटे लेवल की चीजें हैं बच्चों उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाल दिया, और जो बड़े लेवल की चीजें हैं इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाल दिया। इतना याद कर लेना बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। अब बच्चों इकोनॉमिक्स के हम प्रकार पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने
प्रकार होते हैं। और लास्ट में है ना बच्चों, किस किस ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी है। जैसे कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आई थी दास कैपिटल 1867 में, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था, सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों ये मतलब अर्थशास्त्र के कितने के क्या प्रकार है। जैसे बच्चों अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के प्रकार यानी इसके क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। एक तो होती है बच्चों उदारवादी अर्थव्यवस्था। क्या होती है, अर्थशास्त्र को ही क्या कहा जाता है बच्चों, अर्थव्यवस्था। एक होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसी को कहा जाता है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उदारवादी अर्थ एक बार है ना पेपर में आया था, उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, राज्य उदार होता है। उदार का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चों राज्य का हस्तक्षेप कम होता है, राज्य का हस्तक्षेप कम होता है, यानी राज्य क्या होता है, उदार होता है। और इसमें निजी क्षेत्रों का महत्व ज्यादा होता है। इसमें राज्य का महत्व कम होता है और निजी क्षेत्रों का महत्व ज्यादा होता है। बहुत जितने भी यूरोपीय कंट्रियां हैं ना बच्चों, जितने भी विकसित देश होते हैं ना, उनमें उदारवादी या पूंजीवादी कैपिटलिज्म भी बोल दिया जाता है अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होता है और निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था बच्चों यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन में। उदाहरण के तौर पर बच्चों, उदाहरण के तौर पर यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। यूएसए आ गया ना तो बच्चों यूएसए आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का ना सबसे विकसित देश है। अगर बच्चों विकसित देश में ये अर्थव्यवस्था पाई जा रही है तो आप लगा सकते हो कि इसमें रियल में ना भारत है ना, आज बच्चों भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और ज्यादातर देश है ना आज कौन सी अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं, पूंजीवादी। और बच्चों पूंजीवादी है ना, जो ज्यादा विकसित देश है ना वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। इसमें ना अभी मतलब कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को ना आज नरेंद्र मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी कारण दे रही है कि ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा ना तो देश को ना ये मतलब क्या होगा, फायदा होगा। इतना याद कर लेना बच्चों। इसमें ना समाजवादी, इसे बच्चों उदारवादी क्या होता है, इसमें राज्य क्या होता है, उदार होता है। क्या होता है, राज्य क्या होता है, उदार होता है। ठीक है, इसमें यानी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें निजी क्षेत्रों का योगदान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जैसे मतलब कोई कंपनी को दे दिया जाता है, कोई जैसे प्राइवेट कंपनियों को ना उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। जैसे अमेरिका में देख लो बच्चों, ब्रिटेन में देख लो, फ्रांस में, ये पेपर में पाया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसे लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इतना याद कर लेना बच्चों, देश के ना निजी क्षेत्र है ना वो क्या है, राज्य का हस्तक्षेप कम होगा और निजी क्षेत्र का क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी क्या ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक गतिविधियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण कम होता है और निजी क्षेत्र का ज्यादा होता है। ये परिभाषा ही बच्चों पूछी जाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, उदारवादी। एक होती है बच्चों समाजवादी। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे जो भी बच्चों मतलब गतिविधियां होती है ना वो सारी की सारी है ना राज्य सरकार के हाथ में होती है। इसमें राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, आर्थिक गतिविधियां किसके अधीन होती है, राज्य के नियंत्रण में होती है। इसमें आर्थिक गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में होती है। इसमें आर्थिक गतिविधियां किसके नियंत्रण में होती है बच्चों, राज्य के नियंत्रण में होती है। यानी समाज, राज्य किसका रूप प्ले कर रहा है, समाज का। यानी जो आर्थिक गतिविधियां, देखो मैंने उदारवादी में बताया था, उदारवादी में क्या था बच्चों, राज्य का योगदान क्या था,
कम था। और निजी क्षेत्र का क्या था, निजी क्षेत्र का क्या था, ज्यादा था। राज्य का योगदान कम था और निजी क्षेत्र का क्या था, ज्यादा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ना इसमें क्या होता है, राज्य सरकार का ज्यादा होता है। जैसे है ना ये सोवियत संघ रूस, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, सोवियत संघ रूस, पहले यूएसएसआर होता था, फिर इसका विघटन हो गया। सोवियत संघ रूस में आज भी कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, समाजवादी। दोनों में परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आता है। उदारवादी में क्या होता है बच्चों, राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में कम होता है और मतलब निजी क्षेत्र का ज्यादा होता है। समाजवादी में क्या होता है बच्चों, इसमें आर्थिक गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में होती है, निजी क्षेत्र का कम योगदान होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है बच्चों, जैसे मैं हाँ ये सोवियत संघ रूस एग्जाम्पल याद कर लेना बच्चों। उदारवादी का फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था। इसमें क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात आती है, एक है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें बच्चों उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उदारवादी यानी क्या होता है, इसमें क्या है, समाजवादी, समाजवादी दोनों का क्या होती है बच्चों, ये मिश्रण होती है। इसमें क्या होता है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये समाजवादी और उदारवादी दोनों का मिश्रण होता है। इसमें निजी स्वामित्व और राज्य यानी सरकार दोनों का योगदान कैसे होता है, सेम होता है। दोबारा बताता हूं बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैंने आपको टॉपिक की शुरुआत की थी ना, तो मैंने बताया था भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित, जहां देश की आर्थिक गतिविधियां किसी एक के हाथ में ना हो, किसी एक के हाथ में ना हो। हमारे भारत की आर्थिक गतिविधियां ना तो बच्चों राज्य सरकार के हाथ में कंप्लीट रूप से है और ना किसी निजी क्षेत्र के हाथ में है। तो बच्चों निजी क्षेत्र के हाथ में ज्यादा गतिविधियां होती तो वो तो हो जाती उदारवादी हो जाती, और सारा का सारा सरकार के हाथ में होता तो वो समाजवादी हो जाता। तो भारत में है ना उदारवादी और समाजवादी का क्या रहेगा, ये मिश्रण रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ना उदारवादी और समाजवादी का क्या है, मिश्रण। उदारवादी क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां किसके हाथ में होती है, निजी क्षेत्र में। भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो निजी क्षेत्र के हाथों में है, और समाजवादी जहां पर राज्य के हाथ में है। कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जो भारत में राज्य सरकार, जैसे मैंने आपको बताया था भारत का संविधान है ना तो कठोर है और ना लचीला है। कठोर संविधान आपको पता होगा बच्चों, अमेरिका का है, लचीला ब्रिटेन का है, भारत का है ना कठोर है ना लचीला। उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था ना उदारवादी है और ना समाजवादी, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पेपर में पक्का आता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित, क्योंकि भारत में ना टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां भी है और बीएसएनएल जैसी भारत में सरकारी कंपनियां भी है। तो मतलब आर्थिक गतिविधियां ना तो भारत में केंद्र यानी राज्य सरकार के हाथ में है और ना जो गतिविधियां हैं किसी निजी क्षेत्र के हाथ में है। ये याद कर लेना, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। भारत की इकोनॉमी कैसी रहेगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक होती है बच्चों खुली अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन पूछी गई थी। इसमें उदारवादी तथा निजी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता रहती है। इसमें उदारवादी तथा निजी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता रहती है और आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। इसमें ना सरकार का प्रतिबंध क्या होता है, आयात और निर्यात पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। कम से कम है ना प्रतिबंध रहता है। हम मतलब आयात और निर्यात है ना इसमें क्या होता है, न्यूनतम यानी कम से कम इसको प्रतिबंध होता है। और इसमें क्या होते हैं बच्चों, उदारवादी और निजी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। खुली अर्थव्यवस्था में ना किसको प्राथमिकता दी जाती है, उदारवादी या निजी क्षेत्रों को ज्यादा
प्राथमिकता दी जाती है। यानी दूसरे रूप में ना बच्चों, ये खुली अर्थव्यवस्था है ना, ये किसके ज़्यादा निकट रहेगी? उदारवादी अर्थव्यवस्था के ज़्यादा। उदारवादी में मैंने बताया था राज्य का न्यूनतम प्रतिबंध होता है ना, तो ये क्या है? न्यूनतम प्रतिबंध होता है। हाँ, ये पूरी तरह से बच्चों पूंजीवादी इसे नहीं कह सकते, उदारवादी नहीं कह सकते। इसमें ना नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन क्या होता है? कम होता है। इसमें बच्चों उदारवादी या निजी क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब सरकार का नियंत्रण तो जैसे उदारवादी अर्थव्यवस्था में ना क्या होता था? निजी क्षेत्रों का ज्यादा सह अस्तित्व होता था, और समाजवादी में ना राज्य सरकार का सह अस्तित्व होता था, और मिश्रित में राज्य सरकार का और जो निजी क्षेत्रों का या सरकार का निजी क्षेत्रों का दोनों का सह अस्तित्व होता था। और इसमें क्या होता है बच्चों? उदारवादी या निजी क्षेत्रों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। पेपर में आता है बच्चों, हांगकांग और सिंगापुर में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? हांगकांग और सिंगापुर, हांगकांग और सिंगापुर में बच्चों कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ये खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। खुली अर्थव्यवस्था में बच्चों क्या होता है? इसमें ना आयात और निर्यात पर ना न्यूनतम प्रतिबंध होता है। इसमें ना निजी क्षेत्र को यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा रुझान क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। हम हर एक देश के साथ आयात और निर्यात कर सकते हैं। वो कौन सी होती है? जैसे हांगकांग और सिंगापुर है ना, अब हर भारतीय है ना बच्चों सिंगापुर या हांगकांग जाना चाहता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? ओपन इकोनॉमी है, वो किसी के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो बच्चों खुली अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप पांचों पढ़ा दूं, फिर है ना एक एक बिल्कुल डिटेल से ये चीजें मैं दोबारा करवा दूंगा। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें बच्चों क्या होता है? जिसमें ना जो हमारा आयात और निर्यात पर क्या होता है? बिल्कुल प्रतिबंध होता है। ठीक है, हांगकांग और सिंगापुर में ना खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक होती है बच्चों बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा बच्चों? इसमें ना क्या होगा? इसमें विदेशी व्यापार पर ना, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध होता है। लगभग क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल व्यापार नहीं करते, लेकिन काफी हद तक इसमें क्या होता है? प्रतिबंध होता है। और इसमें ना व्यापार होता है ना, व्यापार वो सीमा के अंदर होता है, राज्य की सीमा के अंदर। इसमें ना इतना याद कर लेना, बंद अर्थव्यवस्था में ना व्यापार किसके अंदर होता है? सीमा के अंदर होता है। सुनना, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार के विदेशी व्यापार की क्रिया संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा में अंदर रहकर होती है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां इसमें क्या होती है? शून्य होती है। इसमें आयात और निर्यात की गतिविधियां, आयात और निर्यात की गतिविधियां इसमें क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। इसमें आयात और निर्यात की गतिविधियां है ना किसके बराबर होती है? शून्य के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसे है ना, अब हम उदाहरण के तौर पर जो हमारा उत्तर कोरिया है ना, उत्तर कोरिया, उसकी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि है ना उत्तर कोरिया वैसे है बच्चों, ये है ना इसका चाइना की तरफ थोड़ा सा रुझान है। ये बच्चों बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं ना, बंद अर्थव्यवस्था में हम उत्तर कोरिया के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम है ना दूसरों देशों के साथ व्यापार में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इतना याद कर लेना बच्चों। मैंने सबसे पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था पढ़ाया। उदारवादी में क्या होता था? सरकार का जो मतलब प्रतिबंध होता है ना वो न्यूनतम होता है। उदार सरकार मतलब क्या होती है? उदार होती है। और निजी क्षेत्रों का ना ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे ज्यादातर देश है ना इसी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, उदारवादी। इसी का दूसरा नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें ना जैसे ब्रिटेन में हो गई, आपकी फ्रांस में हो गई, अमेरिका में हो गई समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है बच्चों जिसमें ना ये आर्थिक गतिविधियों पर ना सरकार के अधीन होती है या राज्य सरकार के अधीन होती है। जैसे सोवियत संघ रूस हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर आय और व्यय के साधन पर ना सरकार और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। यानी सरकार के हाथ में भी होते हैं और निजी क्षेत्रों के हाथ में भी होते हैं। यानी जिसमें सरकार और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाए, ना तो सारी चीजें सरकार के हाथ में हो और ना निजी क्षेत्रों के हाथ में हो।
वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा देश है भारत। और उसके बाद में मैंने बताया था खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था है ना, इसमें उदारवादी या निजी क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसमें ना मतलब खुली अर्थव्यवस्था में ना हम विदेशी व्यापार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसमें ना सरकार का प्रतिनिधि जो है ना, सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे हांगकांग और सिंगापुर में ना कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चों, हांगकांग और सिंगापुर में ना खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें ना विदेशी व्यापार है ना लगभग शून्य के बराबर होता है। आयात और निर्यात पर ना इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। इसमें पेपर में आता है बच्चों कौन सी अर्थव्यवस्था में सरकार का महत्व ज्यादा होता है, सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, हस्तक्षेप ज्यादा होता है या सरकार का रोल ज्यादा होता है। तो सरकार का रोल है ना बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ज्यादा होता है। रट लेना, सरकार का रोल किस अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी में ना सरकार का रोल क्या होता है, ज्यादा होता है। और ओपन में ना क्या होता है, सरकार का रोल क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। थोड़ा थोड़ा ना मैं ये ना अर्थव्यवस्था या के प्रकार, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो कितने प्रकार की है, 5। एक है बच्चों उदारवादी। उदारवादी को दूसरा नाम क्या रहेगा, पूंजीवादी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। और दूसरा कौन सी थी बच्चों, हमारी समाजवादी। कौन सी रहेगी, समाजवादी रहेगी। और तीसरी हमारी कौन सी रहेगी, मिश्रित रहेगी। कौन सी रहेगी, मिश्रित। और चौथी कौन सी रहेगी बच्चों, हमारी चौथी रहेगी जैसे खुली अर्थव्यवस्था। और पांचवी अर्थव्यवस्था कौन सी थी बच्चों, अब पांचवी अर्थव्यवस्था है ना वो है बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी रहेगी, बंद अर्थव्यवस्था रहेगी। उदारवादी या पूंजीवादी में क्या होता है बच्चों, इसमें ना निजी क्षेत्रों का ज्यादा, निजी क्षेत्रों का रोल ज्यादा होता है। सरकार का रोल होता है लेकिन कम होता है, निजी क्षेत्रों का रोल ज्यादा होता है। समाजवादी में बच्चों सरकार का योगदान ज्यादा होता है। किसका योगदान ज्यादा होता है, सरकार का योगदान ज्यादा होता है, निजी का बिल्कुल ना के बराबर। मिश्रित है ना ये बच्चों उदारवादी और इसमें प्लस समाजवादी का क्या होता है, मिश्रण। यानी जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर ना तो पूर्ण रूप से बच्चों राज्य का हाथ है, ना पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के हाथ में है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था में ना इसमें ही बच्चों उदारवादी या निजी क्षेत्रों को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है, कम होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। आयात और निर्यात है ना, आयात और निर्यात लगभग क्या होता है इसमें बच्चों, शून्य होता है। आयात और निर्यात इसमें क्या रहेगा, शून्य रहेगा। किस अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में ना आयात और निर्यात क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल शून्य के बराबर रहता है। इतना याद कर लेना। उदारवादी का एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही आ गया ना बच्चों, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। इनमें उदारवादी समाजवादी है ना सोवियत संघ रूस में पाई जाती है। सोवियत संघ रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, भारत है। और खुली अर्थव्यवस्था पूछे तो हांगकांग और सिंगापुर में, हांगकांग और सिंगापुर में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, खुली। और बंद है ना आप कुछ रूप से उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उत्तर कोरिया में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो उत्तर कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उत्तर कोरिया में कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था रहेगी। इतना याद कर लेना, उत्तर कोरिया में कौन सी अर्थव्यवस्था रहेगी बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ से ना बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इकोनॉमिक्स के बारे में ना बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक वैज्ञान थे बच्चों, इन्होंने इस अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा था, रॉबिन्सन ने ना अर्थशास्त्र को क्या कहा था, वास्तविक विज्ञान कहा था। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने कहा था, रॉबिन्सन ने कहा था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्थशास्त्र को
वास्तविक विज्ञान। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। याद कर लेना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने माना था? तो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने माना था? रॉबिन्सन ने ना अर्थशास्त्र को क्या माना था बच्चों? वास्तविक विज्ञान माना था। रट लेना, अर्थशास्त्र को वास्तविक, यानी अर्थशास्त्र हमने तो क्या कहा था बच्चों? ये राजनीतिक विज्ञान की हमने तो इसको शाखा माना था, लेकिन अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। और कार्ल मार्क्स है ना, उनकी एक पुस्तक है फेमस है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, 1867 में आई थी। दास कैपिटल 1867 में आई थी। इन्होंने कहा था बच्चों, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना है। मानव समाज के प्रगति के नियमों की खोज करना है। अर्थशास्त्र का अर्थ है मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना। किसने कहा था? देखो बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशन वो तो लिखी थी एडम स्मिथ। उन्होंने तो अर्थशास्त्र को ना केवल है ना आर्थिक गतिविधियों का ही विज्ञान माना था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में कहा कि ये ना इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है ना, इसका उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना भी है। यानी मानव समाज है ना कैसे प्रगति करेगा, इसके नियमों की खोज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसीलिए बच्चों, जैसे है ना अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपने बच्चों सुना होगा। तो बच्चों, ये कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स है ना पहले की तरह नहीं है, इसमें बदलाव हो गया है। कुछ बच्चे ना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या अर्थशास्त्र, जो विष्णुगुप्त या चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी थी वो ही इसी को इकोनॉमिक्स मान लेते हैं, लेकिन वो बच्चों एक राजनीतिक विज्ञान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी ने सिखाया था कि राज कैसे करना है, लेकिन आज की इकोनॉमिक्स उससे अलग है। तो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना था रॉबिन्सन ने, या अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। और कार्ल मार्क्स ने कहा था मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। ये याद कर लेना बच्चों। ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये लिखी थी मार्शल ने। ये पुस्तक पूछी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी? ये बच्चों मार्शल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मार्शल ने लिखी थी। ये पूछा जा सकती है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक होती थी? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक होती थी? मार्शल महोदय ने लिखी थी। और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये सैमुअल्सन ने लिखी थी। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये किसने लिखी थी बच्चों? ये लिखी थी सैमुअल्सन ने। किसने लिखी थी? सैमुअल्सन ने लिखी थी। ये कई बार है ना, ये बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखी थी। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस किसने लिखी थी? सैमुअल्सन ने लिखी थी। तो बच्चों ये है ना, हमने आज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। क्या होती है इकोनॉमिक्स? क्या होती है? वैसे बच्चों इकोनॉमिक्स है ना, ये अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तो ये हमने आज बच्चों अर्थव्यवस्था के प्रकार दो प्रकार की पढ़ी थी। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना देश के या राज्य की गतिविधियों का आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रो में ना किसी एक मतलब क्या है बच्चों, परिवार की इकोनॉमिक की या किसी एक छोटी सी कंपनी की इकोनॉमिक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों मैक्रो या माइक्रो। फिर अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार पढ़े थे। 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जैसे सबसे पहले उदारवादी या पूंजीवादी बोल दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा था। फिर हमने कौन सी अर्थव्यवस्था पढ़ा था बच्चों? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा था। फिर कौन सी पढ़ा था हमने? ये खुली अर्थव्यवस्था पढ़ा था।
फिर कौन सी अर्थव्यवस्था पढ़ी थी हमने, बंद अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। तो बच्चों इन प्रकार से ना आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है, खुली अर्थव्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना जो आज का ना लेक्चर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आज इकोनॉमिक्स की मैंने एक बेसिक क्लास ली है, तो बच्चों इसके बाद है ना इकोनॉमिक्स है ना जो HSSC लेवल की मैं कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स करवा दूंगा। बस हमारा तो उद्देश्य आज है ना इस क्लास को बच्चों, जो इस बच्चों को ना कईयों को लगता है कि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उनके मन से बच्चों एक डर खत्म करना है। अर्थशास्त्र को ना हम इस कदर पढ़ाएंगे बच्चों की आपका डर खत्म हो जाएगा। कल आते ही बच्चों 5 मिनट इस टॉपिक की मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर आपको ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। हमारा मकसद ही है बच्चों के दिमाग में ना इकोनॉमिक्स का जो फोबिया है ना, डर है ना, उसको हमें खत्म करना है। तो ये आज की क्लास से ना बच्चों HSSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पांचों अर्थव्यवस्था आप रट कर चले जाना। एक बार इकोनॉमिक्स का जनक पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, कल एक नई वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।